कल्पना कीजिए एक ऐसी कहानी की जो एक नौजवान के डिप्रेशन से शुरू होती है और उसके सबसे करीबी दोस्त की लाश पर खत्म होती है। सवाल ये है कि क्या हम एक पीड़ित की दर्दनाक कहानी देख रहे हैं या एक शातिर कातिल के बनने की शुरुआत? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आज हमारे पास एक ऐसी ही लगभग 12 मिनट की फिल्म की स्क्रिप्ट है। इसका नाम है फील द पेन और विन द गेम। और इस छोटी सी कहानी में इतनी परतें हैं कि आज हम इसकी पूरी चीर-फाड़ करने वाले हैं। हाँ, और चीर-फाड़ करने लायक है भी, क्योंकि ये जो 12 मिनट का फॉर्मेट है ना, यही इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, 12 मिनट में आपको किरदार बनाना है, उसकी पूरी दुनिया दिखानी है, एक गहरा राज भी खोलना है और फिर दर्शकों को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ना है कि वो हफ्तों तक सोचते रहें। सही बात है, हर एक सेकंड कीमती है। बिल्कुल, यहाँ हर एक शॉट, हर एक डायलॉग, बल्कि हर एक खामोशी कीमती है। और ये स्क्रिप्ट सिर्फ डायलॉग से नहीं, बल्कि खामोशी, कैमरा और संगीत से कहानी कहती है। चलिए तो फिर पहली परत उधेड़ते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है एक अंधेरे खाली से कमरे में। एक लड़का बैठा है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखता। कैमरा फोकस करता है उसके हाथ में घूमते हुए एक पेन पर। पहली नजर में ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये कहानी का सार है एक तरह से। चेहरा छिपाकर लेखक हमें नील की पहचान से नहीं, बल्कि उसके अकेलेपन से जोड़ता है। मतलब हम उसे जानते नहीं, पर उसे महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उसे एक इंसान के तौर पर जानने से पहले ही उसके दर्द को महसूस करने लगते हैं। ये एक बहुत चालाक तरीका है दर्शक की सहानुभूति को पहले ही अपने काबू में कर लेने का। हम नहीं जानते वो कौन है, बस ये जानते हैं कि वो अकेला है। और फिर उसके फोन पर एक मैसेज आता है, हे, अब कैसा महसूस कर रहे हो? जिसके जवाब में कोई टेक्स्ट नहीं जाता, बल्कि एक वॉइस ओवर सुनाई देता है। आवाज में एक अजीब सा खालीपन है। वो कहता है, फील करने को अब बचा ही क्या है। और बूम, इन चंद शब्दों में ही किरदार की पूरी मानसिक हालत सामने आ जाती है। हाँ, ये वॉइस ओवर हमें सीधे उसके दिमाग के अंदर ले जाता है। हम उसकी दुनिया को उसकी आंखों से नहीं, बल्कि उसके विचारों से देखना शुरू करते हैं। और ये सवाल तुरंत खड़ा हो जाता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है कि महसूस करने की क्षमता ही खत्म हो गई है। 12 मिनट की कहानी के लिए एक जबरदस्त हुक है। बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो स्क्रिप्ट ने किरदार के अकेलेपन और दर्द का मंच तो तैयार कर दिया है, लेकिन इस गहरे दर्द की जड़ क्या है? इसका पहला इशारा हमें मिलता है अगले ही सीन में, बाथरूम वाले सीन में। हाँ, बाथरूम में वो अपना चेहरा धोता है, शीशे को साफ करता है और फिर खुद को देखता है। तभी उसकी नजर पास रखी एक तस्वीर पे जाती है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा कि कैमरा तस्वीर पे जूम करे। नहीं, कैमरा नील के चेहरे पर ही रहता है और हम उसके बदलते हाव भाव में अतीत का पूरा तूफान देख सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। और ये एक बेहतरीन सिनेमैटिक चुनाव है। तस्वीर में क्या है वो उतना जरूरी नहीं है जितना कि उस तस्वीर को देखकर नील के अंदर क्या टूट रहा है। और यहीं पर उसका गुस्सा पहली बार बाहर आता है। एक और वॉइस ओवर सुनाई देता है, जिस समाज को मेरे पापा ने अपने से भी बड़ा माना, अब कहाँ गया वो समाज। और फिर वो चीखता है। समाज, ये शब्द पहली बार यहाँ आता है और कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। अब तक ये एक व्यक्तिगत दर्द लग रहा था, लेकिन अब इसमें एक बाहरी विलेन की एंट्री होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो अपने दर्द का दोष किसी और पर मर रहा है। तस्वीर एक ट्रिगर का काम करती है, जो उसके दबे हुए गुस्से को सतह पर ले आती है। तो क्या ये दिखाता है कि वो जिम्मेदारी से भाग रहा है? शायद ये दिखाता है कि वो खुद को एक ऐसे पीड़ित के रूप में देख रहा है जिसका दर्द सिर्फ उसके अपने कर्मों का फल नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया के दबाव का नतीजा है। ये कहानी को एक नई दिशा देता है। अब तक तो कहानी अंधेरे में ही थी, लेकिन अब स्क्रिप्ट हमें उस जगह ले जाती है जहां शायद को जवाब मिलेंगे, एक थेरेपी सेशन में। हाँ, यहीं पर हमें पहली बार किरदार का नाम पता चलता है, नील। और दो नए किरदार आते हैं, डॉक्टर और नील का दोस्त आदित्य, जो उसे वहां लेकर आया है। और सेशन शुरू होने से पहले ही डॉक्टर अपने दोस्त से एक बात कहता है। वो कहता है कि नील अपनी ही दुनिया में रहता है। एक छोटा सा संवाद, लेकिन ये आने वाले तूफान की पहली चेतावनी है। ये दर्शकों को तैयार कर रहा है कि जो कुछ भी आप सुनने वाले हैं उस पर पूरी तरह यकीन मत करना। और फिर सेशन शुरू होता है। नील बताना शुरू करता है कैसे वो पढ़ाई में बार बार फेल हुआ,
कैसे उसके पिता की कैंसर से मौत हो गई और कैसे उसके बाद समाज के ठेकेदारों ने, शायद रिश्तेदारों ने, उनके परिवार को लूटा। ये एक लंबा मोनोलॉग है जिसमें उसकी पूरी ट्रेजेडी सामने आ जाती है। हाँ, ये सेशन इस 12 मिनट की कहानी का दिल है। यही नील के किरदार की सारी परतें खुलती हैं। ये सिर्फ डिप्रेशन की कहानी नहीं रह जाती। नहीं, ये गरीबी, सामाजिक दबाव, नाकामी और एक के बाद एक हुए हादसों की कहानी है। दर्शक के तौर पर आप पूरी तरह से उसके दर्द के साथ जुड़ जाते हैं। इसी सेशन में एक बहुत अजीब सा पल आता है। डॉक्टर उसे पानी पीने को कहता है। नील ग्लास उठाता है, लेकिन पीने से पहले एक पल के लिए रुकता है। स्क्रिप्ट में लिखा है कि वो पहले सिर्फ कल्पना करता है कि उसने पानी पी लिया है, जबकि ग्लास वैसे का वैसे ही भरा रहता है। हाँ, फिर वो असल में पानी पीता है। ये बहुत ही बेचैन करने वाला क्षण था। और ये छोटा सा एक्शन, ये एक पल का ठहराव नील के किरदार के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये उसकी असलियत से टूटे हुए रिश्ते को दिखाता है। वो कल्पना में जी रहा है। बिल्कुल, वो अपनी कल्पना और हकीकत के बीच की धुंधली रेखा पर चल रहा है। ये दर्शकों के लिए एक लाल झंडी है, एक संकेत है कि जिस किरदार से हम हमदर्दी जता रहे हैं उसकी दुनिया शायद वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। और फिर वो अपने दर्द का सबसे बड़ा हिस्सा बताता है। वो कहता है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ की भी मौत हो गई, जिससे उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर गई। वो कहता है लाइफ का मकसद ही एक पल में खत्म सा हो गया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दर्शक पूरी तरह से नील के साथ हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने उसके दर्द की वजह समझ ली है। और लेखक इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दर्शक नील को पूरी तरह से एक पीड़ित मान लेता है, कहानी की जमीन खिसका दी जाती है। सेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर नील के दोस्त आदित्य से बात करता है और यहाँ एक ऐसा खुलासा होता है जो पूरी कहानी को 180 डिग्री पर घुमा देता है। डॉक्टर बताता है कि नील की माँ जिंदा है। एक मिनट, क्या मतलब उसकी माँ जिंदा है? तो थेरेपी में उसने जो अपनी माँ की मौत की पूरी कहानी सुनाई, वो सब झूठ था। यही तो इस कहानी का सबसे भयानक पहलू है। ये झूठ नहीं है, ये उसका सच है। उसका सच, हाँ। ये एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक लक्षण है जिसे डिल्यूजन कहते हैं, यानी एक तरह का भ्रम। पिता की मौत का सदमा इतना गहरा था कि उसके दिमाग ने एक और दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो उसके दिमाग ने अपनी एक अलग ही कहानी बना ली, जिसमें उसकी माँ भी मर चुकी है। हाँ, ताकि उसे उस दर्द का सामना ना करना पड़े। बाप रे। और इसी के साथ नील एक अनरिलायबल नरेटर बन जाता है। मतलब एक ऐसा कहानीकार जिसकी बातों पर अब हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, यहीं से असल मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। और डॉक्टर एक और चेतावनी देता है। जी, वो कहता है कि नील डिप्रेशन के तीसरे स्टेज पर है, जिसके आगे स्क्रिप्ट के शब्दों में मौत ही नसीब होती है। ये न केवल नील के लिए खतरनाक स्थिति है, बल्कि अब ये उसके आसपास के लोगों के लिए भी एक चेतावनी बन जाती है। तो अब दर्शक के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। अगर वो अपनी माँ की मौत की झूठी कहानी पर यकीन कर सकता है, तो क्या समाज के ठेकेदारों वाली कहानी भी वैसी ही है? एक रचना है, हम किस पर यकीन करें? और इसी सवाल के साथ स्क्रिप्ट हमें सीधे अपने आखिरी सीन पर पटक देती है। समय है फरवरी 2026। एक रात का सीन। नील पुलिस को फोन करता है। वॉइस ओवर में उसकी घबराई हुई, कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। हेलो, मेरे दोस्त का खून बहुत बह रहा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। कैमरा एक कमरे में जाता है जहां फर्श पर खून फैला हुआ है। आदित्य, वही दोस्त जो उसे डॉक्टर के पास ले गया था, जमीन पर पड़ा है और उसकी गर्दन पर चाकू लगा है। नील उसके पास बैठकर रो रहा है और घाव को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो फोन पर चिल्लाता है, यहां किसी को भेजो जल्दी, और स्क्रीन काली हो जाती है। एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन असल कहानी दर्शक के दिमाग में अब शुरू होती है। स्क्रिप्ट हमें ये बिल्कुल नहीं बताती कि उस कमरे में हुआ क्या। बिल्कुल नहीं, बस दो संभावनाएं हैं। पहली कि किसी ने उन पर हमला किया और नील अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। इस हिसाब से वो अभी भी एक पीड़ित है। हाँ। और दूसरी ज्यादा डरावनी संभावना कि नील, जो मानसिक रूप से इतना अस्थिर है, जो अपनी माँ की मौत का भ्रम देख सकता है, जो हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पा रहा। क्या उसने खुद अपने दोस्त पर हमला किया? क्या आदित्य ने उसे कोई ऐसी सच्चाई बताने की कोशिश की जिसे नील का दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाया? ये सवाल हवा में लटकता रह जाता है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आदित्य ही तो वो इंसान था जो उसकी मदद कर रहा था, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। यही तो इस अंत की खूबी है, ये आपको हर किरदार पर शक करने पर मजबूर करता है।
12 मिनट में स्क्रिप्ट ने आपको एक किरदार से सहानुभूति करवाई, फिर उसकी दिमागी हालत पर शक करवाया और आखिर में उसे एक संभावित कातिल के रूप में आपके सामने खड़ा कर दिया। बहुत ही कमाल की राइटिंग है। बिल्कुल। तो ये स्क्रिप्ट हमें एक किरदार की मानसिक यात्रा पर ले जाती है, अकेलेपन से लेकर गहरे भ्रम तक और फिर एक हिंसक अनसुलझे अंत तक। ये दिखाती है कि कैसे विजुअल स्टोरी टेलिंग एक बड़े ट्विस्ट और एक अविश्वसनीय नैरेटर का इस्तेमाल करके सिर्फ 12 मिनट में एक ऐसी कहानी बनाई जा सकती है जो आपके जहन में बस जाए। और ये हमें उस आखिरी सवाल पर लाता है जो सोचने वाला है। स्क्रिप्ट के ऊपर लिखा है राइज ऑफ परफेक्ट मर्डर एपिसोड 1। एक सटीक हत्या का उदय, पहला एपिसोड। हाँ। तो क्या ये अंतिम दृश्य एक दुखद हादसा है या एक सोची समझी साजिश की सिर्फ शुरुआत? सोचने वाली बात यह है कि क्या नील वाकई एक बेबस पीड़ित है